ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रभात कुमार विश्नोई आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मांग के घटक, उपभोग फलन एवं निवेश फलन। प्रस्तुत है भाग 3। हम चर्चा करने जा रहे हैं निवेश फलन पर। मांग के दो घटक, उपभोग फलन, निवेश फलन, भाग 3। आज का हमारा टॉपिक है निवेश फलन अथवा निवेश व्यवहार। आइए शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। इससे जो पहले वीडियो हमने बनाए हैं उसमें मांग के घटक यानी तत्व, समग्र मांग के घटक, उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया पार्ट 1 में, भाग 1 में। भाग 2 में हमने उपभोग फलन की चर्चा की थी, जिसमें हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में निवेश फलन पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं आपके सामने। आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर। मांग के घटक, उपभोग फलन एवं निवेश फलन, भाग 3। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी देश हो, उसका जो विकास है वो किस चीज पर निर्भर करेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टमेंट हो। और आजकल तो एक सिद्धांत चला, बिल्कुल नया सिद्धांत है, बड़े धक्के का सिद्धांत। यानी अर्थव्यवस्था को विकास कराना है, देश का विकास करना है, विकसित स्तर तक पहुंचना है, तो एक बहुत बड़ी राशि का इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में किया जाए ताकि विकास हो सके। आर्थिक विकास के संबंध में डब्ल्यू रॉस्टॉव ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई और इन 5 ही अवस्थाओं में बचत और विनियोग का महत्व है। आप समझ लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में बचत जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा उत्पादन होगा, रोजगार होगा। तो आज का जो हमारा मूल है निवेश अर्थात विनियोग। तो मैं आपको बता दूं कि विनियोग क्या है। पीटरसन की एक परिभाषा है, प्रोफेसर पीटरसन, यहां लिख देता हूं मैं, प्रोफेसर पीटरसन की जो परिभाषा है विनियोग की, विनियोग और निवेश एक ही बात है, इंग्लिश में इनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट। पीटरसन ने क्या कहा है? निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्र तो आप समझते हैं ना, मशीनें, उत्पादन के टिकाऊ यंत्रों, भवनों के निर्माण और स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के जो भी व्यय हैं सम्मिलित होते। समझ गए होंगे ना। जैसे किसी वस्तु का स्टॉक है और उस स्टॉक में हम वृद्धि करें, बढ़ाएं उसको, तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई भवन बनाए, बिल्डिंग बनाए,
कोई फैक्ट्री का बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट चाहिए। यंत्र हो, किसी भी प्रकार के यंत्र, ठीक है, और वो भी टिकाऊ, लंबे समय तक चलते हैं। एक मशीन है, और मशीन का कार्यकाल कोई 1-2 वर्ष का नहीं, बहुत लंबा चौड़ा वर्ष होता है। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था में कल कारखाने होंगे, और जितने कल कारखाने होंगे यानी फैक्ट्रियां होंगी, उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगी, विकास होगा, लोगों की आय होगी, रोजगार होगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेश मैं बता चुका हूं आपको, विनियोग, निवेश। मुझे विनियोग शब्द बहुत अच्छा लगता है, मैंने यहां लिखा भी है विनियोग। तो मैंने भी आपको परिभाषा सुनाई, पीटरसन की परिभाषा बताई। निवेश में टिकाऊ यंत्रों, भवनों के निर्माण और स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों के खर्च सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपकी समझ में बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है। अब केन्स के मत अनुसार विनियोग 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेरित निवेश, और दूसरा होता है स्वतंत्र निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। 2 प्रकार का होता है, प्रेरित निवेश और स्वतंत्र निवेश। मैंने यहाँ रेखा चित्र आपके लिए पहले ही बनाकर रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, ये आय है और ये निवेश, ठीक है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे निवेश बढ़ता है। जैसे जैसे आय घटती है, वैसे वैसे निवेश घट रहा है। अब देखिए ना कैसे, जब आय OR होती है, यानी OR, तो इन्वेस्ट कितना है? O/D। इसको मैं अगर आई लिख दूं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वैसे वाई ठीक है, ठीक है, मैं आई लिख देता हूं, ठीक है, OI। अब यदि आय बढ़ जाए, आय बढ़कर R2 हो जाए, तो ये इन्वेस्ट भी जो है बढ़ जाता है, ये I2 हो जाता है। और मान लीजिए आय घट जाती है, R1 रह जाती है, ये R1, तो क्या होगा? हमारा आय भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। प्रेरित निवेश जो है, प्रेरित निवेश और आय, इन दोनों में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। चलिए, इसको फिर समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आय और प्रेरित निवेश में धनात्मक संबंध होता है। आय के बढ़ने पर प्रेरित निवेश या विनियोग बढ़ता है, और आय के घटने पर यह घटता है। कारण पूछिए, कारण क्यों होता है ऐसा कि आय के बढ़ने पर प्रेरित निवेश बढ़ता है और आय के घटने पर प्रेरित निवेश घटता है? जब समाज की आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है। स्वाभाविक है, ये बात अलग है कि आय के जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, उस अनुपात में उपभोक्ता अपने उपभोग को नहीं बढ़ाते। लेकिन आय के बढ़ने पर, ये निश्चित है, आय के बढ़ने पर वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ती है, उत्पादकों के लाभ की प्रत्याशा दर में वृद्धि होती है, और लाभ की वृद्धि के कारण वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इस प्रकार से, यानी प्रेरित विनियोग जो है आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के घटने पर घटता है।
बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आय कम होगी, लोगों की डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, मांग कम होने से मूल्य कम होंगे, मूल्य के कम होने से लाभ के प्रत्याशा दर में कमी आएगी, और लाभ के प्रत्याशा दर में कमी आने से प्रेरित निवेश कम होगा, जैसा कि इस रेखा चित्र के द्वारा हमने स्पष्ट किया। अब इस रेखा चित्र की बात करें स्वतंत्र विनियोग, तो ये तो आप समझ गए हो ना, यानी कि जितने भी हमारे किसी अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि लाभ पर आधारित होता है, जहां लाभ होता है वहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, लाभ की दर को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, अर्थव्यवस्था में सभी साथी लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लाभ कम होगा तो आय के घटने और बढ़ने पर होता ही है। ठीक है। स्वतंत्र निवेश क्या होता है? स्वतंत्र निवेश लाभ की संभावना और आय इन दोनों से स्वतंत्र होता है। ये विनियोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इस सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार जो है जब देखती है कि वस्तु और सेवाओं के मांग कम हो रही है, अर्थात उनके मूल्य गिर रहे हैं, तो मांग को बनाए रखने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करती है, और इस बात को भुला के कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, बिल्कुल स्वतंत्र। तो इस कारण से जो स्वतंत्र निवेश होता है, वो जो रेखा बनेगी आपके आधार रेखा की ठीक समांतर रेखा होगी, और आय का स्तर कुछ भी हो, चाहे वो OR हो, OR1 या OR2 हो, प्रत्येक स्तर पर आय कितनी रहेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, OI के बराबर रहेगा। तो ये स्वतंत्र निवेश है। निवेश के दो घटक होते हैं। पहला है पूंजी की सीमांत कुशलता, इन शॉर्ट MEC, यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है। दूसरा जो तत्व है, यानी ये तो गया एक NEC। ठीक है। दूसरा ब्याज की दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां ये दो तत्व हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता से क्या मतलब है? देखिए, जो पूंजीगत वस्तु है या पदार्थ है, ठीक है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का हम प्रयोग करें, तो उत्पादन की यानी उत्पादन लागत की तुलना में जो अतिरिक्त लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, उस अनुमानित दर को हम मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं, यानी पूंजी की सीमांत कुशलता। एक अतिरिक्त इकाई का, पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उत्पादन लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। याद कर लीजिए, बड़ा मुश्किल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ना, जैसे किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति मतलब कीमत जो है कहिए कि 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 रुपए, और वो एक वर्ष में 66,000 रुपए के बराबर उत्पादन करती है, तो लाभ कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 6,000 रुपए,
6,000 रुपये लाभ आए। कितने पर हुआ? लागत 60,000 है, 60,000 रुपये हुआ। तो 60,000 का 6,000 रुपए कितने प्रतिशत? तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत है? देखिए क्या कीजिएगा आप। देखिए 6,000 बटे 60,000 और गुणा 100। ठीक है, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए और 2 सिफर से 2 सिफर कट गए और 6 एकड़ 6 यानी 10 बराबर 10%। तो ये जो 10% आया है ये पूंजी की सीमांत कुशलता दर है। समझ में आ गया ना? कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। पूंजीगत परिसंपत्ति की अभी दूसरी बात है कि पूंजी की सीमांत कुशलता दर जो है, एक तो ये हुई क्या, यहां जो हमने उदाहरण दिया यानी अनुमानित आय 66,000 और पूर्ति कीमत 60,000, शुद्ध लाभ कितना हुआ? 6,000। कितने प्रतिशत है? 10%। ठीक है, यानी पूंजी की सीमांत कुशलता ये 2 तत्वों पर निर्भर करेगी। एक अनुमानित आय, अनुमानित आय जैसे कि इस उदाहरण में है 66,000। ठीक है, और दूसरा होगा पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत, पूर्ति कीमत, पूर्ति कीमत से वर्तमान कीमत से नहीं तात्पर्य। ठीक है, यानी कि जब उस वस्तु यानी कि उस पूंजीगत वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूंजीगत परिसंपत्ति का अपना जीवन काल होता है। कोई मशीन है, मान लीजिए कोई मशीन 1 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है, कोई 5 साल चलती है, कोई 10 साल चलती है। ठीक है ना? तो अपने जीवन काल यानी कि जीवन काल के बाद वो बिल्कुल कंडम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी और उसकी जगह नई मशीन हमको लगानी पड़ेगी। यानी उस मशीन का प्रतिस्थापना करनी पड़ेगी, स्थानापन्न करना पड़ेगा, दूसरी मशीन लानी पड़ेगी, उसको हम पूर्ति कीमत कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। फिलहाल ये कीमत है 60,000। ठीक है, लाभ कितना है? 6,000। तो ये इफिशियंसी ऑफ ये कैपिटल है और ये 2 तत्वों पर निर्भर है, एक अनुमानित आय और दूसरा पूर्ति कीमत। ठीक है, अब अनुमानित आय की बात कर लें। अनुमानित आय को कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसके लिए एक सूत्र है। अनुमानित आय यानी Y1 या P1 लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस so on प्लस Qn। ये एक समीकरण मैंने लिखा है। n क्या है? वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, यानी कोई पूंजीगत परिसंपत्ति कितने वर्ष तक चल रही है, चले। ठीक है, क्यों क्या है? अनुमानित आय। क्या है? अनुमानित आय, यानी पहले वर्ष में कितनी आय, दूसरे वर्ष में कितनी आय, तीसरे वर्ष में कितनी आय, इनको सबको जोड़ चले जाएंगे और n वर्षों तक। अगर n बराबर 7 हो तो 7 वर्षों की क्रम से आय को जोड़ देंगे।
जो आय हमें प्राप्त होगी उसको हम अनुमानित आय कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जैसे किसी मशीन का जीवन काल 2 वर्ष है। कितना है? किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का जीवन काल या पूंजीगत पदार्थ का या मशीन का जीवन काल 2 वर्ष है और वो पहले वर्ष में हमको देती है 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए उससे आय हमें प्राप्त हो रही है। दूसरे वर्ष में उससे हमें 12,000 आय प्राप्त हो रही है। तो दोनों वर्षों में यानी कि कितनी आय प्राप्त होगी? 27,000। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Y1 है। तो कोई मुश्किल नहीं है। Y1 यानी आय, अनुमानित आय निकाल सकते हैं। ठीक है, पूर्ति कीमत से घटा देंगे। अगर अनुमानित आय, चूंकि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे लाभ ही होगा। भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में होता है। कौन कल्पना कर सकता था कि आज के समय में कोरोना जैसी महामारी सारे उद्योगों पर कुप्रभाव डालेगी। फैक्ट्रियां चल तो रही हैं, आज की तारीख में चल रही हैं, बंद भी थी। आपने देखा कितना लॉकडाउन रहा है। मजदूरों का पलायन आपने देखा है किस तरीके से वो घर की तरफ चल रहे। तो जब मजदूरी नहीं होगी तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? फैक्ट्री मालिक ने तो कल्पना नहीं की थी। ये भविष्य की आशंकाओं के बारे में हम किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन क्या होता है ना कि हम भविष्य को देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सोचते हैं कि हमको यहाँ लाभ होगा तो वहां निवेश करेंगे, और यदि लाभ नहीं होगा, अगर अनुमानित हमारे अनुमान से हमें लाभ होने की संभावना होती है तभी हम निवेश करते हैं। तो व्यापारिक आशंकाएं, इन पर ही निर्भर करता है निवेश। और आप जानते होंगे कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन इसको प्रभावित करते हैं। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे समाज में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, जिसकी वजह से आज निवेश जो है वो प्रत्येक देश में कम हुआ है। क्योंकि ध्यान तो कहाँ है? कोरोना जैसी महामारी में। और बहुत से देश हैं उसमें भी संभावना ढूंढ रहे हैं, उसमें भी लाभ ढूंढ रहे हैं। समझ रहे होंगे आप? कोई वेंटिलेटर बना रहा है, कोई मास्क बना रहा है, कोई सैनिटाइजर बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। अभी जो चल रहा है वैक्सीनेशन चल रहा है, आपको मालूम है ना? 18 प्लस के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन है, सभी लोगों का वैक्सीनेशन है। अब तो डेल्टा प्लस नाम का कोई वायरस और आ गया, वो भी बड़ा खतरनाक है। उसके अब तक 12 केस आ चुके हैं, तो वो भी डरा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब कोई कह रहा है कि वैक्सीन काम करेगा, कोई कह रहा नहीं करेगा। तो वैक्सीन बच्चे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है इसमें। तो ये एक संभावना है कि हमको किस क्षेत्र में निवेश करना है। आप जानते हैं कि लाभ को ध्यान में रखे ही प्रत्येक व्यक्ति निवेश करता। तो अनुमानित आय पर निर्भर करता है निवेश। अगर अनुमानित आय ज्यादा होगी तो लाभ, अनुमानित आय ज्यादा होने से लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो निवेश ज्यादा होगा। और पूर्ति कीमत की जहां तक बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पूर्ति कीमत से वर्तमान मशीन की लागत से नहीं मतलब है। भविष्य में उस मशीन को जब कंडम हो जाएगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरी मशीन लानी पड़ेगी। तो उसकी जो कीमत है उसको हम पूर्ति कीमत कहते हैं, पूर्ति लागत। तो पूंजी की सीमांत कुशलता दर 2 तत्वों पर निर्भर करती है, एक अनुमानित आय और दूसरी पूर्ति कीमत। आपकी समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए इन दोनों धारणाओं को हमने ढंग के साथ समझ लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि पूंजी की सीमांत कुशलता दर का अनुमान कैसे लगाएं। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं।
पूंजी की सीमांत कुशलता दर का अनुमान उस बटा दर से लगाते हैं जो पूर्ति मूल्य अर्थात एसपी और उसकी अनुमानित आय पी वाई वन बटे 1 प्लस एम, ठीक है, प्लस पी वाई टू बटे 1 प्लस एन बटे 2 प्लस पी वाई थ्री बटे 1 माइनस एम थ्री सो ऑन प्लस पी वाई एन बटे 1 माइनस 1 प्लस एन बटे एन। अब ये क्या है? पूंजी की सीमांत कुशलता दर का अनुमान बट्टे की उस दर से लगाया जाता है जो कि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की अनुमानित आय और पूर्ति कीमत यानी सप्लाई प्राइस और अनुमानित आय को बराबर कर देता है। बराबर का चिन्ह देख रहे हैं ना? ये पूर्ति कीमत है और ये अनुमानित आय। अनुमानित सही करके लिखना भैया, मैं जरा जल्दबाजी में लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ उल्टा पुल्टा। अनुमानित आय, इन दोनों को बराबर कर देता है। बट्टे की तरह है वो, बट्टा दर। पूंजी की सीमांत कुशलता दर का अनुमान उस बट्टा दर से लगाया जाता है जो पूर्ति कीमत और अनुमानित आय को बराबर कर देता है। ये हमने एक समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण में एसपी का मतलब है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत। पी वाई का मतलब है पहले वर्ष की आय। P2 का मतलब दूसरे वर्ष की आय। P3 का मतलब PY3 का मतलब क्या हुआ? तीसरे वर्ष की आय। इसी प्रकार से हम जोड़ते चले जाएंगे PYN N वर्षों की आय को। और इसमें N क्या है? N ये PY क्या है? प्रत्येक वर्ष की यानी PI अनुमानित आय है। अगर हम लिखें PY1 तो पहले वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। PY1 का मतलब हो जाएगा पहला वर्ष की अनुमानित आय। एक पहले वर्ष में कितनी अनुमानित आय है? पहला वर्ष की अनुमानित आय। PY दूसरे वर्ष की, PY2 दूसरे वर्ष की अनुमानित आय, PY3 तीसरे वर्ष की, PY3 तीसरे वर्ष की अनुमानित आय और PYN यानी N वर्षों की अनुमानित आय। समझ गए होंगे? ये जो सूत्र हमने लिखा है समीकरण पूरा दिखाई दे रहा है आपको। इस समीकरण को हम इसको सिंपल यानी इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, जैसे एसपी ये बराबर होगा किसके? PYN बटे 1 प्लस एन तक, एन वर्षों तक। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। PY। अब इसमें क्या करना है? इस सूत्र की और अधिक स्पष्ट हम व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये नीचे वाला इधर ले जाइए, आई प्लस यानी कि 1 प्लस एम एन, ये बराबर हो जाएगा पी वाई बटे एस पी। ठीक है, इसे और कम करें, 1 प्लस एम ये बराबर होगा एन पी वाई बटे एस पी। इसको और खोले, यानी एम बराबर ज्ञात करना है हमको, तो क्या करेंगे, एन ब्रैकेट पी वाई एस पी माइनस 1। अब ये सूत्र हमको मिल गया। इस सूत्र के अनुसार एन क्या है, पूंजी की सीमांत कुशलता दर। यहां भी हमने उसको बताया, एम बराबर सीमांत कुशलता दर, सीमांत पूंजी की, ठीक है, सीमांत कुशलता दर यानी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये सूत्र है, इस सूत्र में आप मान रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें ये वर्षों ज्ञात हो और पूर्ति कीमत ज्ञात हो, अनुमानित आय ज्ञात हो, इफिशियंसी ऑफ लेबर इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने ये सूत्र आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई संशय है तो आप फिर से समझ सकते हैं इसको। एसपी पूंजीगत परिसंपत्ति की जो है पूर्ति कीमत है, पी वाई प्रथम वर्ष की अनुमानित आय है, 1 प्लस एम, ये जो है क्या है, यानी कि एम क्या है, पूंजीगत परिसंपत्ति की सीमांत कुशलता दर, पूंजी की सीमांत कुशलता दर है एम, ये दूसरे वर्ष की आय, ये तीसरे वर्ष की आय, एन वर्षों तक अनुमानित आय को हमने ज्ञात करना है। और पूंजी की सीमांत कुशलता दर और अनुमानित आय यानी पूर्ति कीमत, तो जो बट्टा दर होगी वो पूर्ति कीमत और अनुमानित आय दोनों को इक्वल कर देगी, बराबर कर देगी। और जब ऐसा होगा ना तो क्या होगा कि जो मशीन जो है उसका प्रतिस्थापन करना सरल हो जाएगा। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो निवेश है ये 2 तत्वों पर निर्भर करता है, बताया ना। 2 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है पूंजी की सीमांत कुशलता दर, दूसरा तत्व कौन सा था, हमने मिटा दिया उसको, और मिटा तो हम इसको भी रहे हैं, शायद आप याद रखें। तो पहला तत्व तो था पूंजी की सीमांत कुशलता दर और दूसरा तत्व था ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर, मान लीजिए मेरा पैसा है और मैं उसको किसी उद्यम में लगा रहा हूं, कोई भी साहसी हो, यदि वह अपना धन किसी व्यवसाय में लगा रहा है, किसी उद्योग में लगा रहा है, किसी फैक्ट्री में लगा रहा है, किसी बॉन्ड्स में लगा रहा है, बॉन्ड जानते हैं आप, सरकारी विपत्रों को खरीद रहा है, साख पत्रों को, इंदिरा विकास पत्र हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, बॉन्ड बोलते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको ब्याज मिलेगा ना। आपको एक बात और मैं बताऊं, ठीक है, जैसे मुद्रा मूल्य, मुद्रा का मूल्य, जैसे वस्तु का मूल्य होता है ऐसे ही होता है मुद्रा का मूल्य होता है। बताया आपने पीछे, अगर आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा पिछले वाले टॉपिक में मुद्रामान को, तो आपको पता चल गया होगा कि वस्तु का जिस प्रकार मूल्य होता है ठीक उसी प्रकार मुद्रा का भी मूल्य होता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तु को खरीद रहे वस्तु मूल्य हो गया। मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की जितनी मुद्रा मिल जाए, दूसरे देश की, जिसको हम कहते हैं विनिमय दर, वो
मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है, और मुद्रा की एक इकाई का मूल्य ब्याज की दर होता है। ब्याज की दर जो कि आप अगर किसी बैंक से 100 रुपये उधार लोगे तो उधार लिए ना, तो ब्याज देना पड़ेगा ना उसका। अगर हम 100 रुपये बैंक में रखेंगे ब्याज मिलेगा ना, मिलेगा, ठीक है ना। और यदि किसी से लेंगे तो देना पड़ेगा। अब एक तरफ ये सरकारी बॉन्ड है और दूसरी तरफ ये बैंक के लॉकर, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं काय में? सरकारी बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड्स में, ठीक है। चलिए, सरकारी बॉन्ड में तो आपको ब्याज की दर मिल रही, मान लीजिए 7% या 10% जो भी मिल रहा है। आप इसको सरकारी बैंक में मत रखिए, अपने धन को सरकारी बैंक में मत रखिए। ये उद्योग है, इस उद्योग में निवेश कर लीजिए, यानी जो पैसे बैंक में रख रहे थे वो यहां लगा दीजिए, और इसमें आपको मिल रहा है 14%, बैंक से मिल रहा है 10%। क्या करेंगे? सीधी बात है, इसको इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग में इन्वेस्ट करेंगे, अर्थात निवेश करेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। यदि आपको 12% मिल रहा है तब भी निवेश करेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। यदि आपको 11% मिल रहा है तब भी आप निवेश करेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। यदि आपको 10% मिल रहा है तो भैया आफत लेने की जरूरत क्या है? 10% तो बैंक से मिल जाएगा, बैंक में रख दो। समझ गए ना? तो ब्याज की दर और इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल संबंध है। अगर पूंजी की सीमांत कुशलता दर ब्याज की दर से ज्यादा होगी, सीमांत कुशलता दर ब्याज से ज्यादा, तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और यदि कम होगी तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि निवेश दो तत्वों पर निर्भर करता है। एक, पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर। आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते। चलिए, ये बात हम आपको बता चुके हैं कि अगर पूंजी की सीमांत कुशलता ब्याज की दर से अधिक होगी, अभी मैं बता रहा हूं, इसको जरा थोड़ा साफ कर देता हूं तो जरा और जरूर हो जाएगा। मतलब पूंजी की सीमांत कुशलता दर यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये ज्यादा है किससे? आर से। आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तब क्या होगा? निवेश होगा। निवेश अर्थात विनियोग होगा ना। और यदि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता कम है आर से, यानी ब्याज दर से, तो निवेश होगा या नहीं होगा? निवेश नहीं होगा, ठीक है। और यदि MEC ये बराबर हो आर के, तो अनिश्चितता की स्थिति होगी, भी होगा या नहीं होगा, है ना। तो अनिश्चितता की स्थिति। समझ गए ना? याद रहेगा? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। जब तक ब्याज की दर से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है तब तक ही इन्वेस्टमेंट होता है, और जब ये इससे कम हो जाएगा तो हमें तो बैंक में रखने में फायदा है। क्यों झमेले में पड़ना भाई, सीधे बैंक में रखो ना, पैसा मिलेगा लाभ। उस जितना आपको सीमांत
कहिए सीमांत कुशलता पूंजी से प्राप्त हो रही है। जो दर आपको लाभ की अनुमानित दर यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको पूंजी से प्राप्त हो रहा है, उतना तो आप बैंक में प्राप्त कर ले रहे हैं। उससे ज्यादा तो आप बैंक में रखो ना, क्यों करना है इन्वेस्ट। और यदि ये ज्यादा है आज से तो आप इन्वेस्ट करेंगे, विनियोग करेंगे, अर्थात फैक्ट्री में पैसा लगाएंगे, पूंजीगत वस्तुओं में पैसा लगाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको निवेश वक्र बताते हैं। अगर आप ये मान लें कि ब्याज की दर जो निवेश है उसका मूल्य है, उसी की बात है, तो क्या होगा? मैं आपको बना के बताता हूं रेखा चित्र। एक रेखा चित्र मैंने इधर की बनाना है और एक इधर बनाना है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये इन दोनों रेखा चित्र में केवल थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो ये सब एक जैसे ही है। लीजिए ये बना दिया मैंने। अब यहां जा थोड़ा सा मैं वैसे बना देता हूं, ठीक है। चलिए ये है निवेश। क्या है? निवेश यानी विनियोग, निवेश। I1 I2 और ये है ब्याज की दर R1 R, ठीक है। जब ब्याज की दर कम होती है, ये सभी फर्मों का निवेश है, सभी फर्मों का, सभी फर्मों। उद्योग में तो बहुत सारी फर्में होती है, उद्योग है, उद्योग में अनगिनत फर्में होती है, समझ गए? पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। उद्योग, अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था में अनगिनत फर्में होती है। तो ब्याज की दर अगर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा, और ब्याज की दर ज्यादा होगी तो निवेश कम होगा। जब ब्याज की दर, यहां पे लिख देता हूं मैं, ब्याज की दर, ब्याज की दर OR है यहां से यहां तक, तो निवेश है कितना? OI2। यदि ब्याज की दर बढ़ जाए, OR1 हो जाए, तो निवेश घट जाएगा। कितना रह जाएगा? इतना रह जाएगा। ये एक फर्म का है केवल। इधर मैं एक फर्म का चित्र बना रहा हूं, फर्म का निवेश, ठीक है। जैसे ब्याज की दर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। जब 5% होता है तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 OX। जब ब्याज 25% होता है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये आप लाख लिखो, करोड़ लिखो, मुझे कोई पत्थर से। तो इन्वेस्टमेंट
लाखों में लिख देता हूं, चलिए आप करोड़ों में लिख लेना, लाख रुपयों में, ठीक है, लाख रुपयों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, ब्याज दर, ठीक है। जब 25% ब्याज दर है तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। जब ब्याज दर घटती है, 20 हो जाती है, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रही है फर्म। और कम हो जाए तो 15% पर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर और कम हो जाए, 10 हो जाए, तो फर्म 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रही है। यदि 5% ब्याज की दर हो जाए तो फर्म और ज्यादा यानी 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। ये बहुत सारे बिंदु आ गए ना। इन सारे बिंदुओं को यदि आप मिला दोगे तो ये रेखा मिल जाएगी आपको, वक्र बन जाएगा, निवेश वक्र बोलेंगे इसको, ठीक है। निवेश वक्र वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ये फर्म का है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों का है, ठीक है, निवेश वक्र। तो यहाँ पे ये भी इसी बात को बता रहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो यानी निवेश कम होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो निवेश ज्यादा होता है। मतलब ये ऋणात्मक रेखा है। ये वक्र कैसा है? ऋणात्मक है। ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है, जबकि इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में प्रत्यक्ष संबंध है। अगर वो कुशलता, पूंजी की सीमांत कुशलता ज्यादा होगी तो निवेश ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। ब्याज ज्यादा होगा तो निवेश कम, या उल्टा है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये निवेश फलन था, निवेश का व्यवहार था। ये टॉपिक यहाँ पूरा हो जाता है। आप सबके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।